नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो ग्रामीण अंचल से निकलकर राजस्थान की राजनीति में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक युवा सरपंच हैं, पारस गुजर, जो जोधपुर के रजलानी से फिलहाल सरपंच हैं और कम उम्र में सरपंच बने और सरपंच बनने के बाद अब कांग्रेस के मुख्य धारा में और मैं ये कहूं कि युवा कांग्रेस में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी नमस्कार दशरथ जी, और आपका और आपके पूरे पॉलिटिकल पंचायत परिवार का। देखिए, इस तरह से यहाँ तक का आपका सफर रहा, क्योंकि ग्रामीण अंचल से और मुख्य धारा में पहुंचना राजनीतिक दल में बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैसा लगता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से एक जोधपुर के गांव से रजलानी जो गांव है आपका, वहां से आप निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, कितना सफर आपको यहाँ पर तय करना पड़ा? निश्चित रूप से संघर्ष से भरा, चुनौतियों से भरा सफर रहा। और आप भी समझते हैं कि सामान्य परिवार के लोगों के लिए राजनीति के अंदर जगह बनाना एक टफ टास्क होता है। और हमने उन चुनौतियों को कभी घबराए नहीं, उन चुनौतियों का डट करके मुकाबला किया और बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ छात्र राजनीति करी। और उस छात्र राजनीति के माध्यम से पंचायती राज का चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ जनता हमारे साथ खड़ी हुई और खूब सारे जनता के लिए हमने ग्राम पंचायत में काम कराए और उस काम की बदौलत पूरे राजस्थान में पहचान बनी। और अब उस पहचान के मुताबिक मैं राजस्थान में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, यूथ कांग्रेस के चुनाव पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि किस तरह का, क्योंकि जब ग्रामीण अंचल से यहाँ तक का पहुंचना बड़ी टेढ़ी खीर है और ऐसे में एक पहचान बनाना उससे बड़ी बात है। एनएसयूआई में आपने कब कदम रखा और राजनीति में आने का जो विचार वो कब आया? क्योंकि राजनीति में आपका कोई पारिवारिक तो राजनीतिक इतना बड़ा था नहीं कि आप सीधे ही किसी ने एंट्री करा दी हो, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में कब विचार आया? क्योंकि कॉलेज और स्कूल से भी कई बार राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो आपका इंटरेस्ट कब जागा राजनीति के लिए? देखिए, राजनीतिक इंटरेस्ट मैं शुरुआत से ही राजेश पायलट साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, उनकी जीवनियाँ पढ़ते रहा हूँ। और जब मैं शायद बहुत कम उम्र के अंदर रहा और छोटी क्लास में था, तब राजेश पायलट साहब के किस्से कहानियाँ परिवार में सुनता था और उनके द्वारा किसानों के लिए जो उन्होंने काम किए, किसानों के बीच में जो 36 कौम के बीच में जो पहचान बनी, उस पहचान के हिसाब से हम लोग उनको फॉलो करते थे और देखते थे कि एक सामान्य परिवार का लड़का जो कि दिल्ली के बड़े बंगलों में दूध बेचने का काम करते थे, घर घर जाकर के जिन लोगों को दूध देते थे, वहां से उन्होंने पढ़ाई करी, भारतीय सेना के अंदर एज ए पायलट उन्होंने जॉब करी और फिर देश सेवा करते करते वो राजनीति के अंदर आए। और किस प्रकार से जिन कोठियों के अंदर वो दूध देते थे, उन्हीं कोठियों में वो केंद्र के मंत्री बन करके रहे। तो उनका जो सफर है, वो सफर हमें प्रेरणा देता है और उस सफर की प्रेरणादायक कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हुए। और फिर जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो देखा कि किस प्रकार से गांव ढाणी से आने वाले स्टूडेंट जो कि किसान परिवारों के हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको महानगरों के अंदर बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानी उनको झेलने पड़ती थी। तो शुरुआत कर दी हमने उनकी मदद करना और वो शुरुआत, वो मदद इस प्रकार से बढ़ती गई आगे से आगे कि मैंने वहां से छात्र संघ के चुनाव भी लड़े, एनएसयूए के अंदर अलग अलग पदों पे रहा और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। देखिए, सरपंच का चुनाव आपने लड़ा जी। क्या उसमें ऐसी कोई दिक्कत आई? क्या आपने सरपंच से सीखा? क्योंकि सरपंच का जो चुनाव होता है वो बड़ा संघर्षपूर्ण होता है और सरपंची के चुनाव में बहुत दिक्कतें आती हैं। विधायक और सांसद का चुनाव लड़ ले, लेकिन सरपंची का चुनाव में बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां, बहुत सारी वहाँ की जो स्थानीय परिस्थितियां वो होती हैं। तो सरपंची का चुनाव लड़ने से पहले आपने क्या विचार किया और किन परिस्थितियों का सामना? आप देखिए दशरथ जी, सरपंच का चुनाव मैं समझता हूं कि इस दुनियादारी का, इस चुनावी व्यवस्था का सबसे टफ चुनाव है। और सबसे टफ इसलिए भी है कि वहां आपको एक एक मतदाता को
अपनी तरफ करना होता है, उसको अपना विजन बताना होता है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो आगामी 5 साल तक वो बताना होता है। और उसके लिए आपका पारिवारिक जो जुड़ाव है लोगों के साथ वो कैसा है, आपके परिवार का चरित्र कैसा रहा है, आपके परिवार का लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहा है, वो बहुत काम आता है। और दूसरा अंतर पंचायती राज में बड़े चुनाव में यह है कि बड़े चुनाव में आपको पार्टी फंडिंग करती है, पार्टी आपको कार्यकर्ता प्रोवाइड कराती है, पार्टी आपको सारी मशीनरी देती है, पार्टी का चुनावी माहौल होता है कि सरकार किसकी बनने वाली है, तो उसकी तरफ लोग मुंह कर जाते हैं, लोग एमपी एमएलए आसानी से बन जाते हैं। लेकिन सरपंच बनना बहुत टेढ़ी खीर है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आपके माध्यम से रजलानी की जनता का कि उन्होंने मुझे जैसे सामान्य परिवार के लड़के को, जिसका कोई जातिगत बहस नहीं, उसके बावजूद उन्होंने बहुमत से जिता करके रजलानी की सेवा का अवसर दिया। और मैंने भी दिल खोल करके जनता के लिए काम किए। अब मैं अगर काम गिनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाए। नहीं, प्रमुख काम, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप सोचते हो कि वो काम नहीं हुए थे जो मैंने करवाए हैं, वो काम जरूर गिनाना है, क्योंकि जनता को ये पता लगना चाहिए कोई सरपंच है जिसका, युवा सरपंच है और जिसने कोई काम किए। तो महत्वपूर्ण काम आपकी नजर में आपकी पंचायत में कौन से हुए आपके कार्यकाल? देखिए, जब आदमी ठान लेता है और मन बना लेता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जिस दिन मैंने ग्राम पंचायत की बागडोर संभाली थी, सबसे निचले तबके की पंचायत थी, कोई विकास का काम नहीं, गांव में कीचड़ भरा हुआ रहता था, स्कूल की हालत खराब थी, मेडिकल कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी थी, यहाँ तक गांव से शहर जाने के लिए जो सड़कें थी उसमें 2-2 3-3 फीट तक गड्ढे थे, सिंगल रोड वो भी पूरी तरह से टूटी हुई, क्षतिग्रस्त, एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली सारी रोडें टूटी हुई, लोगों के खेत तक जाने के लिए मार्ग नहीं थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो लोग सरकारी भूमि में बसे हुए थे उनके आबादी की बड़ी समस्या उनके सामने आ रही थी। तो तमाम चुनौतियां मेरे सामने थी। लेकिन पारस गुजर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के उस समाज से आता है जिसने जब ठान लिया कि सरकार को झुकाना है और सरकार के सामने मजबूती से लड़ाई लड़के अपने वंचित समाज को हक और अधिकार दिलाना है, तो मैंने भी सोच लिया कि रजलानी जो पिछड़ी हुई है वो पिछड़ी हुई नहीं रहेगी। 5 साल में उसको मैं बैक फुट से फ्रंट फुट पे लेकर के आऊंगा। और निश्चित रूप से हॉस्पिटल करवाए, 2-2 पशुओं का हॉस्पिटल अलग से करवाया, मनुष्य का हॉस्पिटल अलग से करवाया, सड़कें जो टूटी फूटी थी सारी सड़कें नहीं बनवाई। हमारे रजलानी से 2 शहरों को जोड़ने वाली, 2 जिलों को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी उसको पायलट साहब से कह करके स्टेट हाईवे घोषित करवाया और उसको डबल लाइन बनवाया। तमाम वो मार्ग जो बरसों से बंद थे, लोगों को खेतों में जाने के लिए आवागमन की व्यवस्था नहीं थी, उन खेतों तक जाने के लिए वो मार्ग मैंने 50-50 साल से जो बंद थे वो खुलवाए, वहां ग्रेवल डलवाई। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम मैंने किए, स्कूल के अंदर साइंस खुलवाई, 1 करोड़ रुपए के काम कराए, परीक्षा के बोर्ड सेंटर जो बाहर लगते थे उनको रजलानी के अंदर करवाया, बच्चों के खेलने के लिए खेलकूद का मैदान तैयार करवाया, डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, एनसीसी की स्थापना करवाई, स्कूल कर्मोन्नत करवाए, जिन स्कूलों की बिल्डिंग खराब थी वो बिल्डिंग तैयार करवाई। इसके अलावा पानी की मेरे गांव के अंदर बड़ी समस्या थी। दशरथ जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर और आजादी के 80 बरस बाद भी अगर पब्लिक को पीने के पानी के लिए पैसे देने पड़े तो ऐसी लोकतंत्र शाही पर धिक्कार है। मैंने लोगों से वादा किया था कि अगर मैं सरपंच बना तो आपको पानी पिलाऊंगा, और जनता को आज मैं पानी पिला रहा हूं। मैंने ट्यूबवेलें भी खुदवाई, 54 किलोमीटर पाइपलाइन भी डाली, और जहां सरकारी ट्यूबवेल संभव नहीं थी वहां पारस ने अपने निजी फंड से ट्यूबवेल करा के लोगों को पानी पिलाने का काम किया, लेकिन लोगों को प्यासा नहीं मारा। गांव के अंदर गली नाली सही करवाई और नियमित रूप से वहां सफाई करवा रहा हूं, जैसे शहरों में होती है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जिस प्रकार से नियमित सफाई होती है, उनका अलग से बजट आता है, कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत लेवल पे मैं रेगुलर सफाई करवाता हूं।
और पेड़ पौधों की व्यवस्था हो, शमशान घाट सुधार की व्यवस्था हो, तमाम वो काम पारस ने किए। इसके अलावा एक बड़ा काम मैंने जो किया वो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहूंगा कि सरकारी भूमि पर लोग बस जाते हैं, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है। वो जो लोग वहां बस गए उन पर यह तलवार हमेशा मंडराती रहती है कि कब सरकार का पीला पंजा आएगा और हम लोगों को यहां से बेदखल कर दिया जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण आप दिन प्रतिदिन सुनते हैं। मैंने भी जब ये समाचार अखबारों में पढ़े, चैनल्स पर देखे, तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा ये जो पब्लिक है ये परेशान नहीं होनी चाहिए, इस पब्लिक के लिए हमें कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैंने करीब करीब 100 बीघा जमीन पर बसे हुए लोगों को उनको आबादी का हक दे करके उनको पट्टे वितरित कर दिए। ये बिल्कुल सही बात है कि पट्टे आपने जारी कर दिए पहले ही। चलो ठीक है, बात है कि आपने जो काम गिनाए वो बहुत काम थे। जब सरपंच का बड़ा चुनाव आपने जीता, लेकिन कितने वोटों से आप जीते? क्योंकि पहली बार आप चुनाव लड़े, कम उम्र में चुनाव लड़े। जातिगत समीकरण में आप बता रहे हैं कि वोट बैंक बहुत कम था। किस तरह से बनाया इसको? देखिए, मेहनत करने वाला लड़का हूं, उच्च शिक्षित हूं, संघर्षशील हूं और जनता के हक के लिए लड़ने वाला हूं। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई जब न्याय करने की बात आई तो मैं बड़े बड़े अफसरों से भी लड़ गया। और सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि यार न्याय की जब बात आई तो पारस क्या अपने परिवार के साथ खड़ा रहा, अपनी बस्ती के साथ खड़ा रहा, या जनता के साथ खड़ा रहा जिसको न्याय दिलाना चाहिए। मैं जब न्याय की करने की बात आती है तो मैं जनता के साथ खड़ा हो जाता हूं। और इसी चीज को लेकर के पब्लिक जो है वो मेरे साथ खड़ी हुई और पब्लिक ने शानदार तरीके से मेरे पे विश्वास जताया। और जिस आशा और विश्वास के साथ पब्लिक ने मुझे वोट किए, मैं भी उस आशा और विश्वास को कायम रखते हुए 5 साल तक उनके लिए मजबूती से खड़ा रहा। अब बात कर लेते हैं कि आपको यूथ कांग्रेस का बड़ा चुनाव है। यहाँ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिन्हें लोकसभा और विधानसभा का टिकट मिल गया, वो मैदान में है। इन सब के बीच में अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी को झोंटवाड़ा से विधानसभा का चुनाव टिकट मिल गया। पार्टी ने टिकट दे दिया, लोकसभा का टिकट अनिल चोपड़ा को दे दिया। इन दोनों के बीच में आपने आपको कहाँ खड़ा पाते हैं? क्योंकि चुनाव अब ऐसा लगता है कि चुनाव युवाओं का चुनाव नहीं रहा, इसमें बड़ी राजनीति शामिल होने वाली है। क्या लगता है, कैसे अपने आप को खड़ा पाते हैं? देखिए दशरथ जी, जो यूथ कांग्रेस का चुनाव है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता ही उम्मीदवार होते हैं, कार्यकर्ता ही वोटर होते हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान का जो आम कार्यकर्ता है, 36 कौम का जो कार्यकर्ता है, उसने ये मन बना लिया है कि पारस गुर्जर लड़ाका है और ऐसे क्षेत्र में लड़ाई लड़ता है जहां के लोग पॉलिटिकल रूप से कितने मैच्योर हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर राजस्थान भर के यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जाती है तो ये किस प्रकार से इस राजस्थान की विधानसभा की चूल्हे हिला देगा। लोगों को ये एक भरोसा हो गया है कि पारस गुर्जर की जो संघर्षशील छवि है, उस छवि को अब हम मारवाड़ तक सीमित नहीं रहने देना चाहते। हम उसको राजस्थान लेवल पे उस भाई का हमें मदद भी करनी है और उस भाई को आगे भी बढ़ाना है। तो इसलिए राजस्थान के ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से भाइयों के मेरे पास फोन नहीं आ रहे। पूरे दिन मेरे फोन घनघनाता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति दिल से यह कहता है कि पारस भाई पीछे मत हटना, हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं और राजस्थान के यूथ का अध्यक्ष आपको देखना चाहते हैं। आपने मन बना लिया है कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हमको बनना ही है, क्योंकि आपने सरपंच में उस क्षेत्र से जाकर, सामाजिक वोट भी कम था, उस परिस्थिति में भी सरपंच का चुनाव जीता। तो आपने मन बना लिया जब वहां से मैं कर सकता हूं तो मैं यूथ कांग्रेस में भी कर सकता हूं। ऐसे में ये किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि पैसे की बात हो रही है कि यूथ कांग्रेस के लिए चर्चा है कि बहुत सारा पैसा, करोड़ों में पैसा खर्च होगा। बिल्कुल, मैंने सारे संसाधन जुटा लिए हैं, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लिए, क्योंकि मैं लंबे टाइम से
इस एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की समझ रखता हूं। कई चुनाव लोगों को लड़वाए, कई जितवाए हैं। मुझे अच्छे से पता है कि कितना पैसा लगने वाला है और कहाँ खर्च करना है। सारी व्यवस्था करके बैठा हूं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। और राजस्थान का जो यूथ है, 18 से 35 वर्ष का हमारे जो भाई और बहन है, उन्होंने ये मन बना लिया कि पारस को इस बार ताज पहनाना है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं साइलेंट किलर हूं। अंदरूनी पूरा रोड मैप बना के चल रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता गांव गांव ढाणी ढाणी तक फैल चुके हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली है। एक दिन हम इसका धमाका भी करेंगे, इसी जयपुर की धरती पे करेंगे, बड़ा आयोजन भी करेंगे, वो भी आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन अभी हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजस्थान के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हम जीतने वाले हैं। क्या लगता है कि ये यूथ कांग्रेस का जो रोड मैप है, जो जिस तरह से चुनाव लड़ जाता है, इसकी प्रक्रिया आखिरकार है क्या? क्योंकि इसको समझना भी चाहते हैं सारे लोग, क्योंकि कितना पैसा खर्च होगा, इसके 75 रुपए सदस्य के रूप में भरने भी होते हैं, तो क्या इसका? निश्चित रूप से पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान में करीब 20 लाख एक्टिव मेंबर थे। उनके 50 रुपए प्रति मेंबर के हिसाब से फीस लगी थी। इस बार फीस 25 रुपए प्रति मेंबर बढ़ाई गई है, यानी 75 रुपए प्रति मेंबर की फीस है। अभी नॉमिनेशन का सिलसिला चल रहा है और नॉमिनेशन के बाद में तारीखें आएंगी मेंबरशिप की। तो जब मेंबरशिप होगी तो राजस्थान के तमाम जगहों पर जाकर के हम लोगों को सदस्य बनाएंगे और वही लोग, जब वोटिंग की तारीख होगी तो वही लोग वोट करेंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर निचले स्तर से लेकर और राष्ट्रीय प्रदेश स्तर तक ये सारी प्रक्रिया होनी है। बिल्कुल, पहली बार ये परिवर्तन हुआ है कि ब्लॉक अध्यक्ष के भी चुनाव हो रहे हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इनके नीचे की कार्यकारिणी के चुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि अब चर्चा ये भी हो रही है यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि अभिषेक चौधरी डोटासरा और गहलोत के हैं, सचिन पायलट का समर्थन अनिल चोपड़ा को है, आपकी बारी में कहते हैं कि वो भी सचिन पायलट को उनका आशीर्वाद है सचिन पायलट का। तो किस तरह से देखते हैं इन दो के बीच में पारस गुर्जर क्या इतनी साइलेंट किलर बन के कहीं इन दोनों को ही मात दे देगा? देखिए, मैं पिछले 13 साल से, जब से छात्र राजनीति में आया हूं, तब से मेरा एक नेता है, एक झंडा है। झंडा कांग्रेस का है और नेता मेरे सचिन पायलट है। ये राजस्थान पूरा जानता है। सचिन पायलट जी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम लगी हुई है। और जब जब सचिन पायलट जी पश्चिमी राजस्थान में आए, मारवाड़ में आए, पूरी मजबूती के साथ हम उनके लिए खड़े रहते हैं। और ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। और पारस गुर्जर, अब अगर पायलट साहब का आशीर्वाद मिलता है तो राजस्थान का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद हम इस तरह से काम करेंगे, ये जो 2.5 साल का समय बचा विपक्ष का, एक जलजला पैदा करेंगे राजस्थान के अंदर कि किस प्रकार से आम आदमी की आवाज बन करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का काम करेंगे और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसकी इबारत लिखने का काम यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। सचिन पायलट के बारे में बहुत बातचीत की जाती है। सचिन पायलट के बारे में जो विपक्षी नेता है वो भी बहुत तारीफ करते हैं। आपने उनके साथ जुड़े, आप उनके फॉलोवर्स हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या उनमें ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर तमाम लोग उनके बारे में बातचीत करते हैं तो बड़े अलग तरीके से? देखिए, सचिन जी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता हैं, उच्च शिक्षित हैं, हैंडसम पर्सनालिटी हैं, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग होते हैं। 36 कौम को साथ लेके चलते हैं और कम उम्र के अंदर उनकी जो समझ है, मैं समझता हूं, मैं उसको दाद देता हूं। और उनके अंदर सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता, धैर्य। वो उनको आगे बढ़ाता है और वो लंबी रेस के घोड़े हैं। राजस्थान का निखरता हुआ, चमकता हुआ उज्जवल भविष्य है। और वो एक नेता है जिसके अंदर राजस्थान की जनता, उनकी आंखों के अंदर वो चमक देखती है कि ये जब पावर में आएंगे, ये जब राजस्थान की सत्ता पर, शीर्ष पर जब काबिज होंगे तो जनता के लिए कुछ करेंगे। एक किसान परिवार से उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है
किसान परिवार से आते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एक युवाओं की फौज इस राजनीति के अंदर खड़ी करी है, वो उनको सबसे अलग हट करके उनकी एक छवि बनाता है। इसी कारण से राजस्थान का यूथ जहां भी पायलट साहब जाते हैं, आई लव यू के नारे लगते हैं। अभी मैं एक सुन रहा था कि टोकनवाई के बीजेपी के विधायक हैं राम कुमार वर्मा, उन्होंने भी अभी कहा कि मैं पसंद करता हूँ सचिन पायलट को। तो कहीं ना कहीं एक पायलट के लिए भी, पायलट के समर्थक जो आप लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात है। देखिए, मैं समझता हूं कि निर्विवाद नेता हैं और ऐसे नेता हैं जिनके लिए पक्ष और विपक्ष कभी कोई गलत बात बोल ही नहीं सकता। सब लोगों को पता है कि पायलट साहब की ताकत क्या है। पायलट साहब की ताकत उनकी जनता है, उनके कार्यकर्ता हैं, जो समीकरण कब कैसे बदल दें ये पूरा देश जानता है कि उनको चाहने वाले उनके लिए जी जान लुटाने को तैयार रहते हैं। तो अब पारस गुजर साइलेंट किलर बन के कहीं ना कहीं दो नाम जो बड़े हैं उनको धराशायी करने वाला है। साइलेंट किलर मैं अभी हूं, जब तक मेरी पूरी फील्डिंग तैयार हो जाती है उसके बाद साइलेंट किलर रहने वाला हूं नहीं। पूरी मजबूती के साथ मार्केट में आऊंगा। और मैंने आपको कह दिया है कि 36 कौम के लोग राजस्थान भर से फोन कर रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे मेरे पास जिनका मेरा कभी कोई मिलना जुलना नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि मैं राजस्थान भर में आता जाता रहा हूं, सब जगह मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन अब जब मैं चुनावी मैदान में उतर गया हूं तब मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप चुनाव मजबूती से लड़ो, हम आपको उस फलां जिले के अंदर इतने लोगों की मदद करेंगे, सब कुछ संसाधन भी हम जुटाने को तैयार हैं। आप तो पारस भाई लग जाओ, ये चुनाव में हम आपको अध्यक्ष देखना चाहते हैं। और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है या मेरा जो पिछला जीवन काल रहा है वो 36 कौम का रहा है। मैं 36 कौम के बीच उठता बैठता हूं और सबका भाई हूं, यारों का यार हूं। और यही चीज मुझे सबसे अलग हट करके अपना भाई मानते हुए सब लोग मदद करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है राजस्थान की यूथ के ऊपर। ऐसा क्या, आखिरी सवाल ये है कि ऐसा क्या यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में है जो दो टिकटधारी जिनको पार्टी ने टिकट दे दिया वो फिर से यूथ कांग्रेस पर आ गए हैं? क्या लगता है आपको, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मुझे उनका जो उन्होंने क्या सोचा है वो तो वही जाने। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो कार्यकर्ता संगठन में अपना पूर्ण समय दे करके और अपनी तरफ से पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों का ये चुनाव है और उन कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ थे पारस गुजर जो जोधपुर के गांव से निकले हैं, रजलानी वहां के सरपंच हैं और इन्होंने वहां अपनी जातिगत वोट बैंक कम होने के बाद भी वहां से सरपंच बनकर एक उदाहरण पेश किया और वहां सरपंच बनकर ये उन्होंने काम भी ऐसे किए जिसकी चर्चाएं हैं। ऐसे में अब यूथ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, उसमें उन्होंने ताल ठोक दिया है। अब वो कह रहे हैं कि साइलेंट किलर बनकर कहीं ना कहीं इस बार वो बड़ा डेंट जो दो नाम है उनको देने वाले हैं और उसके बाद बड़ा धमाका वो करने वाले हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो रोचक हो चुका है। पारस गुजर के आने के बाद पूरा समीकरण कहीं ना कहीं इस यूथ कांग्रेस के चुनावों में हो चुका है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार रणनीति किस और दोनों ही जो अभिषेक चौधरी अनिल चोपड़ा बनाते हैं और पारस गुजर ने अपनी रणनीति तय कर रखी है और अभी भूमिगत तरीके से अपने 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 आप को, अपनी फील्ड को मजबूत कर रहे हैं। बड़ा रोचक मुकाबला हो चुका है इस यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। हमारी तमाम नजरें इस यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर जो चुनाव पर बनी रहेंगी। हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत के लिए। मैं दशरथ सिंह, नमस्कार।